गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में सामाजिक सुरक्षा विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम श्रम अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय सामूहिक सौदेबाजी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ, परिभाषाएं, सिद्धांत और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ। सामूहिक सौदेबाजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश श्रमिक आंदोलन के प्रमुख अध्येता और समर्थक सिडनी और वेब के द्वारा सन 1891 में किया गया था। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के पश्चात से ही प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों के मध्य किसी विशेष समझौते के लिए वार्तालाप तथा पत्र व्यवहार के ढंग को सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। अर्थात सामूहिक सौदेबाजी एक साधन है जिसके द्वारा सेवायोजक तथा श्रमिक वर्ग कार्य के संबंध में सौदेबाजी करके किसी समझौते पर पहुंचते हैं। सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों तथा सेवायोजकों के हितों का संरक्षण हेतु, रोजगार की दशाओं का निर्धारण करने हेतु, वेतन एवं मजदूरी निश्चय करने हेतु तथा सामूहिक उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक तकनीक, एक उपकरण और एक प्रक्रिया है जो कि औद्योगिक समाज एवं उसकी संबद्ध व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी को देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषाएं। विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों व विद्वानों ने सामूहिक सौदेबाजी को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा सामाजिक विज्ञानों का शब्दकोश से है। इसके अनुसार सामूहिक सौदेबाजी दोनों पक्षकारों के मध्य वाद विवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जो एक अथवा दो पक्षों के कुछ व्यक्तियों के समूह के बीच हो सकती है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी समूह कार्य की दशाओं से संबंधित कोई समझौता करते हैं। दूसरी परिभाषा वी अग्निहोत्री की है। उनके अनुसार सामूहिक सौदेबाजी सेवायोजकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक तकनीक है जो औद्योगिक समाज का अभिन्न अंग है। ये वास्तव में उद्योग में प्रजातंत्र के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का विस्तार है। ये एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर विकसित होती जा रही है। तीसरी परिभाषा मिचेल जे जूसियस की है। उनके अनुसार सामूहिक सौदेबाजी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक और सेवायोजक तथा दूसरी ओर कर्मचारियों के प्रतिनिधि उन दशाओं जिनके अंतर्गत वे कार्य करेंगे तथा उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा के लिए समझौता करने का प्रयास करते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामूहिक सौदेबाजी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेवायोजक एवं श्रमिकों के संग पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा सेवा शर्तों एवं कार्य की दशाओं के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा समझौता लिखित में होता है और एक निश्चित अवधि के लिए होता है। अब हम सामूहिक सौदेबाजी के कौन कौन से सिद्धांत हैं इनको देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत। अर्नोल्ड ई कैंपो के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, प्रबंधकों के लिए सिद्धांत। इसका पहला बिंदु है उचित श्रम नीति। प्रबंधकों को एक उचित श्रम नीति का अनुकरण करना चाहिए और ये भी सतर्कता रखनी चाहिए कि सभी कर्मचारी उसका पालन करें। दूसरा है नीतियों का पुनरावलोकन। प्रबंधकों को नियम व नीतियों का समय समय पर पुनरावलोकन करते रहना चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है श्रम संघों को मान्यता। श्रम संघों का मान्यता प्रदान करके उसे सूचनात्मक इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है मधुर संबंध। प्रबंधकों को श्रम संघ के साथ सदैव मधुर व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतः प्रयास। प्रबंधकों को समस्या का समाधान करने का प्रयास स्वतः ही करते रहना चाहिए। उन्हें ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्रम संघ द्वारा विवाद प्रस्तुत किए जाने पर ही समस्या पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विचारों का महत्व। सौदेबाजी के लिए प्रबंधकों को किसी एक श्रम संघ से ही वार्तालाप करना चाहिए। यदि कहीं एक से अधिक संघ हो तो
तब तक विचार विमर्श नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई एक संघ बहुमत प्राप्त न कर ले। आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से प्रबंधकों को चाहिए कि सामाजिक विचारों पर अधिक बल दें। अब हम श्रम संघों के लिए कौन कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं उनको देख लेते हैं। श्रम संघों के लिए सिद्धांत, इसका पहला बिंदु है उपयुक्त मांगे। श्रम संघ के नेताओं को सामूहिक सौदेबाजी के फलस्वरूप होने वाले आर्थिक प्रभावों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें ऐसी मांगे नहीं रखनी चाहिए जो राष्ट्रीय नीतियों के प्रतिकूल हों अथवा इकाई की देय क्षमता के परे हों। दूसरा बिंदु है प्रजातंत्र विरोधी बातों का विरोध। श्रम संघों को चाहिए कि वे अपने कार्यस्थल पर प्रजातंत्र विरोधी विचारें न पनपने दें। नेक्स्ट है अधिक उत्पादन। श्रम संघों को अपना ध्यान केवल ऊंची मजदूरी, कम काम के घंटे तथा श्रेष्ठ कार्य दशाओं की ओर केंद्रित नहीं रखना चाहिए, वरन उत्पादन में अपव्यय कम करने एवं श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का उत्पादित करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ऊंचा मनोबल। श्रम नेताओं को अपने सदस्यों का मनोबल सदैव ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है हड़ताल का उपयोग। श्रम संघों को हड़ताल का उपयोग उसी समय करना चाहिए जब सभी प्रयास निष्फल हो गए हों, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट बिंदु है श्रम संघों व प्रबंधकों दोनों के लिए कौन कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब पहला बिंदु है विवेकपूर्ण निर्णय। श्रम व प्रबंध दोनों ही पक्षकारों को ये समझना चाहिए कि अधिक विवेकपूर्ण निर्णय के लिए सामूहिक सौदेबाजी श्रेष्ठतम प्रणाली है। समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए ताकि समझौता करने का उद्देश्य पूरा हो सके। दूसरा बिंदु है पारस्परिक सहयोग। सामूहिक सौदेबाजी को शैक्षणिक तथा सौदेबाजों पर आधारित होना चाहिए। श्रम संघों के नेताओं को ये अवसर मिलना चाहिए कि वे प्रबंधकों के समक्ष अपनी मांगें, परिवाद, कर्मचारियों की मनोवृत्ति आदि प्रस्तुत करें तथा प्रबंधक पुनः उन्हें परिस्थितियां समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है योग्यता। श्रम व प्रबंध दोनों में अनुबंध को क्रियान्वित करने की योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व। समझौते के लिए ईमानदार, योग्य व उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व जरूरी है। अब अन्य बिंदु में हम दो तत्वों को लेंगे। पहला है दोनों पक्षकारों को देश में प्रचलित नियमों व कानूनों का आदर व पालन करना चाहिए। दूसरा है दोनों पक्षकारों को ये अनुभव करना चाहिए कि मूल्यों में स्थायित्व आवश्यक है तथा जीवन निर्वाह लागत एवं मजदूरी में पर्याप्त तालमेल होना चाहिए। प्रोफेसर चैम्बरलेन ने सामूहिक सौदेबाजी के निम्न सिद्धांत बताए हैं। पहला है सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी भाग लेने वालों को पूर्ण जानकारी एवं स्वीकृति लेनी चाहिए। विभिन्न शिकायतों के संबंध में अपनाए गए विधान, प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का तरीका, विभिन्न कदम और समय सीमा आदि का प्रत्येक श्रमिक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सामूहिक सौदाकारी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत हानि नहीं होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया के अंतर्गत जिन शिकायतों का निवारण किया जाता है उस प्रणाली को लागू करना चाहिए, अन्यथा श्रमिक का विश्वास टूट जाएगा। नेक्स्ट है श्रमिकों को ये आश्वासन मिलना चाहिए कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनको न्याय मिलेगा, अन्यथा ये पद्धति सफल नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार सामूहिक सौदाबाजी के अंतर्गत की गई शिकायतों के निवारण में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए, अन्यथा श्रमिक का विश्वास इस प्रक्रिया से हट जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है सामूहिक सौदाकारी के अंतर्गत काम में आने वाली शिकायत पद्धति को बनाए रखना चाहिए, इससे कार्य में निरंतरता बनी रहती है। अब हम सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य। सामूहिक सौदेबाजी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है कर्मचारियों को औद्योगिक प्रजातंत्र का अधिकार प्रदान करना, श्रमिकों तथा उनके संघों को मान्यता प्रदान करना, सेवा योजकों के एक पक्षीय निर्णयों को प्रतिबंधित करना, श्रमिकों को सेवा योजकों के शोषण से बचाना, श्रमिकों के लिए उचित कार्य के घंटे व कार्य दशाओं का निर्धारण करना, औचित्यपूर्ण मजदूरी व वेतन का निर्धारण करना, स्थायी औद्योगिक शांति की स्थापना करना, श्रमिकों की शिकायत का शीघ्र व उचित निपटारा करना, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में सुधार करना,
श्रमिकों को पदोन्नति के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना, श्रमिकों के आवास, मनोरंजन, शिक्षा व आराम की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाना, हड़ताल व धीरे काम करो जैसी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करना, औद्योगिक शांति स्थापित करना, श्रमिकों की सेवा शर्तें निर्धारित करना, मुकदमेबाजी के स्थान पर परस्पर वार्ता द्वारा समझौते को महत्व देना। इस प्रकार आज हमने सामूहिक सौदेबाजी शीर्षक के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम सामूहिक सौदेबाजी के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।